हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का मलेरियल पैरासाइट की इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। बच्चों, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी को साइक्ला गोल्गी भी कहा जाता है क्योंकि इसे मिस्टर गोल्गी साहब ने स्टडी किया था। क्लियर बच्चों? तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो बच्चों, ये इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी का चार्ट है पूरा। इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी बच्चों आरबीसीज के अंदर होती है क्योंकि इरिथ्रोसाइट का मतलब ही आरबीसीज है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो तमाम सारे डायग्राम बने, ये मत सोचना कि ये अलग अलग आरबीसीज में होने वाली घटना है। नहीं बच्चों, एक ही आरबीसीज के अंदर जब पैरासाइट इंटर करके अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है तो जो जो स्टेजेस उसमें बनती हैं उन सबको मैंने अलग अलग डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ये सारी घटनाएं एक ही आरबीसीज के अंदर होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। यहाँ देखो, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट्स जो लीवर साइजोगोनी के बाद में मिलता है, ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट्स आरबीसी को अटैक करता है और आरबीसी के अंदर इंटर कर जाता है। इसका मतलब कभी अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की आरबीसी से इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, तो आंसर क्या होगा? माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट्स, क्योंकि यही आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को सबसे पहले इंटर करता है। जबकि इस साल नीट 2020 से पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन सा पैरासाइट इंटर करता है बच्चों, तो वो मैंने कल बताया था, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। लेकिन अगर कभी नए तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि आरबीसीज के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट। ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट्स बच्चों आरबीसीज के अंदर इंटर करने के बाद ये अमीबॉइड हो जाता है, लेकिन अभी इमेच्योर स्टेज में है। इसे कहते हैं ट्रोफोजोइट। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रोफोजोइट। कुछ घंटों बाद धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है और ट्रोफोसाइट के साइटोप्लाज्म में बच्चों एक वैक्यूल अपीयर कर जाता है। और जब वैक्यूल अपीयर कर जाता है तो ये कुछ हद तक सिग्नेट रिंग, एक रिंग के शेप, एक मुद्रिका जैसा दिखाई पड़ने लगता है। उसी कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। कुछ घंटे बाद ये वैक्यूल डिसअपीयर कर जाता है और फिर से ट्रोफोसाइट या मलेरियल पैरासाइट अमीबॉइड हो जाता है, लेकिन तब तक ये मैच्योर हो जाता है। तब इसे कहते हैं मैच्योर ट्रोफोसाइट और उस स्टेज को बच्चों साइजोन स्टेज कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, जब ट्रोफोसाइट के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल अपीयर कर जाता है तब इसे कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। कुछ घंटों बाद, 10-12 घंटे बाद वैक्यूल डिसअपीयर कर जाता है और पैरासाइट अगेन बिकम्स अमीबॉइड, लेकिन तब तक ये मैच्योर हो जाता है। तब उस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? साइजोन स्टेज। क्लियर? अब ट्रोफोसाइट मैच्योर हो गया है और मैच्योर पैरासाइट की रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद इस ट्रोफोसाइट के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फॉलोड बाय डिवीजन साइटोप्लाज्म। मल्टीपल फिशन के बाद तमाम सारे स्पिंडल शेप्ड बॉडीज बनती हैं बच्चों, जिन्हें साइजोसाइट्स या मीरोसाइट्स कहा जाता है। मलेरियल पैरासाइट की अलग अलग जो पैरासाइटिक स्पीसीज होती हैं उनमें इनकी संख्या वेरिएबल हो सकती है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि सबसे कॉमन मलेरियल कॉजिंग पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है बच्चों। कई बार नीट का घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसीलिए यहां पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को मैंने प्रेफरेंस दिया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कितने साइजोसाइट्स या मीरोसाइट्स बनते हैं बच्चों? 20 से 30। अब जरा सोचो, एक माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोसाइट्स जब यहां पर मल्टीपल फिशन से 20 से 30 बनाएगा साइजोसाइट्स और मीरोसाइट्स, तो ट्रोफोसाइट का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, आरबीसी का वॉल्यूम भी बढ़ना पड़ेगा। हाई प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आरबीसी कमजोर हो जाती हैं बच्चों, और ये कमजोर आरबीसी टूट जाती हैं। और आरबीसी के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हीमोलिसिस। और ये किस एंजाइम की सहायता से होता है? लाइसोलेस्टिन एंजाइम। इसके पहले बच्चों बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में मैंने इस प्रक्रिया का जिक्र किया था। और ये एंजाइम सिंथेसाइज कहां पर होता है? लीवर से सिंथेसाइज होने के बाद कहां पर स्टोर होता है? स्प्लीन। आवश्यकता पड़ने पर स्प्लीन से सीक्रेट होता है। और थोड़ा बहुत इसके प्लाज्मोडियम के, चाहे आप साइजोसाइट्स कह सकते हो चाहे ट्रोफोसाइट, प्लाज्मोडियम भी थोड़ा बहुत सीक्रेट करता है। याद रखना, तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब लीवर, स्प्लीन, प्लाज्मोडियम ये सब मिलकर के जब लाइसोलेस्टिन एंजाइम सीक्रेट करेंगे तो लाइसोलेस्टिन एंजाइम कमजोर होती हुई आरबीसी को तोड़ देगा। इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं हीमोलिसिस। ये नीट का क्वेश्चन था। अब जब आरबीसी टूट जाएगी हीमोलिसिस से, तो अब बताओ बच्चों, इस ट्रोफोसाइट के अंदर अब डिवीजन होकर के 20 से 30 साइजोसाइट्स या मीरोसाइट्स बन चुके हैं। प्रेशर बढ़ने की हाई प्रेशर से ट्रोफोसाइट की दीवारें भी टूट जाएंगी। अब जरा सोचो, ट्रोफोसाइट की दीवार टूट गई, आरबीसी की दीवार टूट गई बाय हीमोलिसिस। अब ये साइजोसाइट्स या मीरोसाइट्स ये साइजोन स्टेज से बाहर आ जाए, कहां पर? ब्लड प्लाज्मा। यानी हम कह सकते हैं अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गए। याद करो बच्चों, जब ये बाहर आ जाएंगे तो आपके अंदर इंफेक्शन और फैलता चला जाएगा। साइजोसाइट्स या मीरोसाइट्स को बच्चों मोस्ट पैथोजेनिक स्टेज कहा जाता है
और बच्चों इसे मोस्ट पैथोजेनिक स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी आरबीसी टूट जाती हैं, और जब आरबीसी टूटेंगी बच्चों तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी बच्चों कम होती जाएगी, और एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाएगी तो पर्सन के डेथ होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जिस स्टेज की वजह से ज्यादा डेथ हो जाए उसी को क्या कहेंगे बच्चों? मोस्ट पैथोजेनिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी मोस्ट पैथोजेनिक, तो आंसर क्या होगा? साइज़ोस्वाइट्स एंड मीरोस्वाइट्स। ये क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया है बच्चों कि एरिथ्रोसिटिक साइज़ोगोनी कंप्लीट होती है तो हमें क्या मिलते हैं? बोलो बच्चों, साइज़ोस्वाइट्स या मीरोस्वाइट्स। इंटर क्या करता है? माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोस्वाइट्स। और जब एरिथ्रोसिटिक साइज़ोगोनी कंप्लीट होती है तब हमें क्या मिलते हैं? साइज़ोस्वाइट्स या मीरोस्वाइट्स, जो बहुत पैथोजेनिक होते हैं, और इसी की वजह से बच्चों बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। इसीलिए तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट कॉजेस स्टैगरिंग इफेक्ट यानी बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हर साल मलेरिया से डेथ हो जाती है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी होती है और लोगों की संख्या कम भी हो सकती है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट causes staggering effect on human population because so many death per year takes place due to malaria। तो अगर कभी फिर से बच्चों क्वेश्चन आ जाए, चूंकि नीट में कई बार पूछा गया है कि कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होती है, तो आंसर क्या होगा? मोस्ट पैथोजेनिक स्टेज द साइज़ोस्वाइट्स एंड मीरोस्वाइट्स। और एरिथ्रोसिटिक साइज़ोगोनी के बाद हमें मिलता क्या है? तब भी आंसर क्या होगा? साइज़ोस्वाइट्स या मीरोस्वाइट्स। तो एक बार बच्चों फिर से इस पूरी एरिथ्रोसिटिक साइज़ोगोनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करो फटाफट। माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोस्वाइट्स आरबीसी के अंदर इंटर करता है। नाउ इट बिकम्स इंट्रासेलुलर, इट बिकम्स अमीबॉइड, दैट्स कॉल्ड ट्रोफोजोइड। कुछ घंटों बाद ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल अपीयर कर जाते हैं, तब बच्चों से कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। धीरे धीरे कुछ समय बाद वैक्यूल डिसअपीयर कर जाता है और पैरासाइट बच्चों फिर से अगेन बिकम्स अमीबॉइड, लेकिन तब तक वो मैच्योर हो जाता है। उस स्टेज को साइज़ॉइड स्टेज भी कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि साइज़ॉइड स्टेज आरबीसी के अलावा लीवर में भी पाई जाती है। अब ट्रोफोजोइड मैच्योर हो चुका है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा बाय मल्टीपल फिशन, जिससे 20 से 30 साइज़ोस्वाइट्स या मीरोस्वाइट्स जो स्पिंडल शेप्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये चीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में अलग अलग पैरासाइट में इनकी संख्या वेरिएबल हो सकती है। अब बच्चों एक पैरासाइट से 20 से 25 पैरासाइट जब बन जाते हैं, 20 से 30 साइज़ोस्वाइट्स बन जाते हैं, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ने लगता है, जिससे कमजोर होती हुई आरबीसीज भी टूट जाती हैं। By the action of lysolecithin enzyme, the process called hemolysis, और हाई प्रेशर की वजह से ट्रोफोजोइड की वॉल भी रप्चर कर जाती है और पैरासाइट बाहर आ जाते हैं बच्चों ब्लड प्लाज्मा में, यानी नाउ पैरासाइट बिकम्स एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी पैरासाइट अब साइज़ोस्वाइट्स और मीरोस्वाइट्स कहां चुके हैं बच्चों? ब्लड प्लाज्मा में। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया बच्चों, जो ट्रोफोजोइड होती है यही बच्चों मलेरियल पैरासाइट की एडल्ट स्टेज एंड फीडिंग स्टेज होती है। मैच्योर ट्रोफोजोइड ये एडल्ट स्टेज है, इसका मतलब ये हुआ कि मलेरियल पैरासाइट की बच्चों एडल्ट स्टेज इंट्रासेलुलर होती है। कहां पर? आरबीसीज ऑफ ह्यूमन। और जिस डायजेटिक पैरासाइट में एडल्ट स्टेज जहां पर पाई जाती है बच्चों, साइंटिस्ट के हिसाब से वही प्राइमरी होस्ट होता है। तो ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी एडल्ट स्टेज का नाम ट्रोफोजोइड है और ये आरबीसीज ऑफ ह्यूमन में पाई जाती है, यानी ये इंट्रासेलुलर होती है। क्लियर बच्चों? यही फीडिंग स्टेज भी होती है। तो अब ये आरबीसीज में क्या खाएगी बच्चों? तो आरबीसीज में प्रोटीन होगी। आरबीसीज की मेन प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यानी ट्रोफोजोइड इज द एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज, और ये फीड करती है मेनली हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ आरबीसीज। जितना प्रोटीन ये खा सकती है खा लेगी, डाइजेस्ट कर सकती है डाइजेस्ट कर लेगी, एब्सॉर्ब कर सकती है एब्सॉर्ब कर लेती है। जो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब बचती है बच्चों, वो साइज़ोइड स्टेज में, कहां पर? साइज़ोइड स्टेज में। ध्यान से देखो, ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म में ब्लैक या ब्राउन कलर ग्रैन्यूल के फॉर्म में अपीयर होती है। इसे बच्चों हीमोजोइन ग्रैन्यूल या हेमेटिन ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए तो हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स को प्रेफरेंस दोगे। इस हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में क्या-क्या होते हैं? संदीप के क्वेश्चन है। इसमें आरबीसी ग्रैन्यूल्स होते हैं, आयरन, ध्यान रखना बच्चों, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, फेरिक या ऑक्सीडाइज स्टेज में Fe+3, और उसके बाद प्रोटीन्स, और Fe+3 आते ही बच्चों आपको पता है कि फेरिक स्टेज आते ही ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आयरन, आपको याद होगा मैंने पढ़ा रखा है, वो फेरस या रिड्यूस स्टेज में Fe+2 स्टेज में होता है, लेकिन यहां पर हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में बच्चों Fe+3 यानी ऑक्सीडाइज या फेरिक स्टेज में होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो एक बार फिर से
Trophozoite is the adult and feeding stage of malarial parasite that is intracellular in the RBCs of man और ये किस पर फीड करती है? हीमोग्लोबिन, मेनली हीमोग्लोबिन प्रोटीन और जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उस पर फीड करती है। जितना खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड होता है बच्चों, वो साइजोइड स्टेज में, ध्यान रखना, साइजोइड स्टेज में ट्रोफोजोइड के साइटोप्लाज्म में ब्लैक या ब्राउन कलर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपीयर होता है, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में हीमोजोइन ग्रेन्यूल कहा गया है। उसमें क्या क्या होते हैं? आरबीसी ग्रेन्यूल्स, आयरन, फेरिक या ऑक्सीडाइज स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट Fe+3 स्टेज एंड कुछ प्रोटीन भी टूटी फूटी हो सकती है। क्लियर? जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसी साइजोइड स्टेज में एक चीज और होती है, जब ये माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स आरबीसी के अंदर इंटर करेगा तो ये उसके लिए बाहर से गया, यानी इट एक्ट्स एज एंटीजन। इससे रिएक्शन करने के लिए आरबीसी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। इसीलिए साइजोइड स्टेज में, ध्यान से देखो बच्चों, साइजोइड स्टेज में ये हुआ ट्रोफोजोइड का साइटोप्लाज्म, इसके अंदर तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स है। ये हुआ आरबीसी बच्चों, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ पिंक या ऑरेंज या येलो कलर के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों। इन्हें कहते हैं सफनस रॉड्स। कब? जब इन्फेक्शन वाइवेक्स एंडोवेल का होगा। ज़ीनस रॉड जब मलेरियाई का इन्फेक्शन होगा। मॉरिस रॉड या मॉरिस क्लेफ्ट जिसे कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का। ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या मिलेगा बच्चों? सफनस रॉड्स। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन किससे होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। इसी तरीके से साइजोइड स्टेज में यहाँ पर जो साइजोस्वाइड्स और मीरोस्वाइड्स होते हैं बच्चों, उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग देखा गया है। ये भी एम्स लेवल के क्वेश्चन थे बच्चों। रोजेट अरेंजमेंट रोज लाइक हो तो वो इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम मलेरियाई का है। सर्कुलर अरेंजमेंट हो तो वो वाइवेक्स एंडोवेल का है। क्लस्टर्स गुच्छों में हो तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सबसे कॉमनली कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में जो साइजोस्वाइड्स और मीरोस्वाइड्स बनते हैं, उनका अरेंजमेंट साइजोइड स्टेज में कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर। और उनके आरबीसी के ग्रेन्यूल्स में क्या पाए जाते हैं बच्चों? आरबीसी साइटोप्लाज्म में सफनस रॉड्स। तो ज्यादातर बच्चों तुम्हें सफनस रॉड्स मिलेंगे एंड सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोसोइड्स जब लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में साइजोस्वाइड्स और मीरोसोइड्स बनते हैं। क्लियर बच्चों? एक खास बात यहां पर और समझ लो, जब बच्चों इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कंप्लीट होती है तभी मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। यानी जब तक इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कंप्लीट नहीं होगी तब तक मलेरिया के सिम्टम पेशेंट को नहीं आएंगे। तो सबसे पहले लीवर में साइकिल हुई थी, लीवर साइजोगोनी। अब आरबीसीज में हो गई इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। और जब इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी कंप्लीट हो जाती है बच्चों, तभी मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। और ये सिम्टम इसी सीक्वेंस में आते हैं। कौन से? यहां पर से देखो, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सबसे पहला सिम्टम होता है बच्चों शिवरिंग और चिल विद राइगर। दूसरा होता है फीवर या पायरेक्सिया। और तीसरा होता है स्वेटिंग। मान लो बच्चों कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में सिम्टम आते हैं। पहले शिवरिंग या चिल विद राइगर, दूसरा सिम्टम है फीवर या पायरेक्सिया, और तीसरा सिम्टम है बच्चों स्वेटिंग। बहुत ध्यान से बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और कब आते हैं, तो फिर से एक बार, जब इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी बच्चों कंप्लीट होती है तभी मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। और मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले शिवरिंग और चिल विद राइगर, मतलब कपकपाहट के साथ ठंड लगती है। एक तो शरीर में ठंड लगती है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट कांपने लगता है। इसको सिंपल भाषा में, हिंदी की भाषा में कहते हैं जूड़ी लग रही है, यानी कपकपी के साथ ठंड लगती है। दूसरा फीवर या पायरेक्सिया, फिर आदमी को बुखार चढ़ता है। तीसरा सिम्टम है स्वेटिंग, कुछ समय बाद स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के कुछ देर बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं थी। तो तीन सिम्टम कौन से हैं बच्चों? शिवरिंग और चिल विद राइगर, सेकेंड फीवर या पायरेक्सिया, थर्ड बच्चों स्वेटिंग। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार ही कहूंगा बच्चों कि अब नो बायोलॉजी, ओनली जूलॉजी एंड बॉटनी। बच्चों बार बार अपने दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि अब हमें जूलॉजी एंड बॉटनी ही पढ़ना है। कल बच्चों मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी, उस बच्चे ने बहुत बढ़िया कहा कि सर अब हम लोग का दिमाग बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब हम क्वेश्चन के पेपर करने बैठेंगे नीट के एग्जाम में तो हम बिल्कुल क्लियर रहेंगे। बॉटनी का पोर्शन हमारा दिमाग बॉटनी चलेगा, जूलॉजी का पोर्शन हमारा दिमाग बिल्कुल जूलॉजी चलेगा। बोले पहले सर हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पता चला पहला क्वेश्चन बॉटनी का, दूसरा बॉटनी का, तीसरा चौथा पांचवा जूलॉजी का, फिर चौथा पांचवा अगला बॉटनी का, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी। तो बहुत बार कंफ्यूज आते थे। सर ये बहुत अच्छा हुआ, स्टूडेंट्स का खुद का ओपिनियन था कि सर इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो जूलॉजी करने बैठेंगे तो जूलॉजी वाला पार्ट काम करेंगे, दिमाग काम करेगा। बॉटनी करने बैठेंगे तो बॉटनी। बच्चों इसलिए नो बायोलॉजी, दिमाग फोकस करो, ओनली जूलॉजी एंड बॉटनी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।